Hello everyone, this is Pooja and welcome to HP Studies. I hope you all are doing great. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने YouTube पे जो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो आपका अगस्त 2020 में HP टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें जो मेडिकल का पेपर रहा था, आज उसके साइकोलॉजी सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि क्या ऑफिशियल की के हिसाब से उसके राइट आंसर रहते हैं और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इसके बाद रिपीट हुए हैं आने वाले पेपर्स में। क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स HP TGT कमीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका नॉन मेडिकल का एग्जाम है तो उनके लिए सेकंड ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है जो आपका 28 सितंबर से स्टार्ट होगा। जो भी स्टूडेंट्स ये बैच लेना चाहते हैं वो निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी आप अपना बैच परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा दूसरा ऑनलाइन बैच, एक और ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है जो आपका TGT कमीशन आर्ट्स का बैच रहेगा। ये आपका 5th ऑनलाइन बैच इस बार रहेगा जो आपका 28 सितंबर से स्टार्ट होगा। इससे पहले आपके 4 ऑनलाइन बैचेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स ये बैच लेना चाहते हैं वो प्ले स्टोर पे जाके निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपना बैच परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपका मेडिकल का पेपर जो अगस्त 2020 में आपका HP टेट का पेपर रहा था। क्वेश्चंस पे आते हैं और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द कंडीशंस विच डायरेक्ट्स अ पर्सन टुवर्ड हिज गोल, यानी वे परिस्थितियां जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य की ओर ले जाती हैं उनको क्या कहा जाता है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य की ओर ले जाती है, उसके गोल्स की ओर डायरेक्ट करती हैं, तो वो क्या है? लर्निंग, मेमोरी, मोटिवेटिंग या आपका इमोशंस। ये आपके ऑप्शंस हैं और जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मोटिवेटिंग जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा, प्रेरक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है द रिपीटिशन ऑफ एनी एक्टिविटी लीड्स टू स्ट्रॉन्गर टाइज इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ थॉर्नडाइक, यानी किसी भी गतिविधि को दोहराने के संबंध मजबूत होते हैं थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत पर यह आधारित है? तो कौन से सिद्धांत पर यह आधारित है? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज या नन ऑफ दिस या कोई भी नहीं। तो ये जो द रिपीटिशन ऑफ एनी एक्टिविटी लीड्स टू स्ट्रॉन्गर टाइज, यानी किसी भी गतिविधि को जब दोहराने के संबंध में, कोई भी गतिविधि है जब उसको दोहराया जाता है वो उसके संबंध क्या है? मजबूत हो जाते हैं। तो ये थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी में दिया है। तो कौन से प्रिंसिपल में उसने ये बात की है? तो आपके जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज में उन्होंने ये बात की है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द क्वालिटी और एबिलिटी of perceiving, understanding and differentiating the feelings and emotions of oneself and others is called, यानी स्वयं और दूसरों की भावनाओं और संवेगों को समझने और उनमें अंतर करने की जो गुणवत्ता है, क्षमता है, वो क्या कहलाती है? उसको क्या कहा जाता है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहा जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कहा जाता है या नन ऑफ दिस या कोई भी इंटेलिजेंस नहीं कहा जाता है? तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो है इसको कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है हु सेड लैंग्वेज डिपेंड्स अपॉन थिंकिंग, किसने कहा है कि भाषा सोच पर निर्भर करती है? ऑप्शंस है आपके वाइगोस्की ने कहा है, पियाजे ने कहा है, वाटसन ने कहा है, आपके बैरन ने कहा है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं और जिन्होंने कहा है कि लैंग्वेज डिपेंड्स अपॉन थिंकिंग वो है आपके पियाजे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पियाजे ने जो अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है उसमें उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस चिल्ड्रन बिकम मोर एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप, यानी निम्नलिखित में से किस चरण में बच्चे अपने सहकर्मी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? यानी कौन सी स्टेज होती है जिसमें व्यक्ति जो है वो एक्टिव मेंबर बन जाते हैं अपने पीयर ग्रुप में? ठीक है, तो कौन सी स्टेज रहती है? ऑप्शन है आपके एडोलेसेंस में, आपके अडल्टहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में या चाइल्डहुड में। तो कौन सी ऐसी स्टेज है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी किशोरावस्था में जो व्यक्ति बच्चा रहता है वो क्या होता है? सक्रिय सदस्य बन जाता है, एक्टिव मेंबर बन जाता है। कब? किसमें? अपने जो उनका सहकर्मी समूह होता है जिनको आप कहते हैं पीयर। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है
द प्रोसेस बाय विच द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम सडनली बिकम्स क्लियर इज नोन एज, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी समस्या का अचानक समाधान हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, किस रूप में जाना जाता है। तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें क्या आप कह सकते हैं जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है, सडनली बिकम क्लियर। तो उसको क्या कहा जाता है एक्सपीरियंस में, थिंकिंग, रीजनिंग या आपका नन ऑफ दीज। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अनुभव यानी एक्सपीरियंस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज propounded द थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ द मोटिवेशन। जो आपकी मोटिवेशन की जो थ्योरी है उसमें किसने कहा है, उसने किसने हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में बात की है, ये थ्योरी जो है उन्होंने बनाई है। तो किसने प्रतिपादित की है आपकी थ्योरी, कौन सी थ्योरी है आपकी, प्रेरणा की जो आवश्यकता के पदानुक्रम की थ्योरी है, सिद्धांत है, वो किसने प्रतिपादित किया है, मैस्लो ने किया है, मोरर ने किया है, एटिंगसन ने किया है, या आप कह सकते हैं इसमें मैकलैंड ने किया है। तो आपके जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैस्लो। मैस्लो में जो आपकी मैस्लो ने मोटिवेशन की जो थ्योरी दी है जिसमें उन्होंने हायरार्किकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, जो व्यक्ति की नीड्स जिसमें उन्होंने बताई हैं, तो वो उन्होंने अपने 5 आप कह सकते हैं इस तरह से उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है और उन्होंने 5 स्टेजेस में उनको डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेज है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकेंड स्टेज है आपकी आप कह सकते हैं सेफ्टी नीड्स, थर्ड स्टेज है आपकी आप कह सकते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है, और फोर्थ स्टेज हो जाएगी आपकी एस्टीम नीड्स, और आप कह सकते हैं फिफ्थ नीड जिसको आप कह सकते हैं फिफ्थ नीड है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हायरार्की ऑफ नीड की जो मोटिवेशन की जो थ्योरी जिसमें हायरार्की ऑफ नीड की बात की है वो की है आपके मैस्लो ने, ठीक, अब्राहम मैस्लो ने इसके बारे में बताया है। 8 पे आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज, जो आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि है उसको क्या कहा जाता है, सिंपल ग्लैंड, स्पेसिफिक ग्लैंड कह सकते हैं, मास्टर ग्लैंड या माइनर ग्लैंड। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, जो तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको कहा जाता है आपकी मास्टर ग्लैंड, यानी आपकी जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। 9th क्वेश्चन है perceptual inclination of a person towards specific thing is known as, यानी विशिष्ट वस्तुओं के प्रति व्यक्ति का अवधारणात्मक झुकाव डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है इसको, ओपिनियन, एटीट्यूड, अटेंशन या परसेप्चुअल विजिलेंस। तो ये आपके ऑप्शन है और जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका आप कह सकते हैं रवैया, एटीट्यूड जिसको कहते हैं उसे, वो क्या हो जाएगा 9th क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फैक्टर इज नॉट रिलेटेड टू मेमोरी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका इस हिसाब से बना है जिसमें लिखा है ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विच इज वन इज नॉट रिलेटेड टू मेमोरी। तो आप कह सकते हैं विच ऑफ द फैक्टर विच इज नॉट रिलेटेड टू द मेमोरी। तो आपका आइडेंटिफिकेशन है, रिटेंशन है, फीलिंग्स है या रिकॉल। तो ये आपके ऑप्शन जो है वो ऊपर नीचे हो गए हैं, यानी ए बी, यहाँ पे सी आ जाना था और यहाँ पे डी आ जाना था, बट इस हिसाब से हम समझ लेंगे। तो कह सकते हैं निम्नलिखित कारकों में से कौन सा स्मृति से संबंधित नहीं है, मेमोरी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन, रिटेंशन, फीलिंग्स, रिकॉल। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएंगे आपकी फीलिंग्स, यानी आप कह सकते हैं भावनाएं जो होती हैं वो मेमोरी के साथ संबंधित नहीं है। बाकी आपकी रिकॉल भी मेमोरी के साथ संबंधित है, रिटेंशन भी संबंधित है, आइडेंटिफिकेशन भी आपकी इसके साथ संबंधित है, ठीक है। 11th क्वेश्चन पे आते हैं, which intelligence theory supported the general intelligence G and specific intelligence S। तो कौन सी आपकी इंटेलिजेंस की थ्योरी है जो सपोर्ट करती है जनरल इंटेलिजेंस G को एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस S को, जिनको G फैक्टर, जिनको आप कह सकते हैं G फैक्टर थ्योरी एंड आपकी S फैक्टर थ्योरी, ठीक है। ये इसके क्वेश्चंस हर बार आए हैं, इसके बाद डिस्कस किए, तो ये क्वेश्चन क्या है रिपीट हुआ है, डायरेक्टली इस हिसाब से रिपीट नहीं हुआ है, बट यही पूछा था कि स्पेयरमैन की कौन सी फैक्टर की थ्योरी है। इसमें आपसे पूछा गया कि इंटेलिजेंस की जो थ्योरी सपोर्ट करती है जी फैक्टर और एस फैक्टर को, वो किसने की है, थ्योरी ऑफ गार्डनर, थ्योरी ऑफ स्पेयरमैन, थ्योरी ऑफ गिलफोर्ड या थ्योरी ऑफ बैनर, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस हैं। जो आपका राइट आंसर है वो है आपके थ्योरी ऑफ स्पेयरमैन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शंस में गलती हो गई, जो ऊपर नीचे आ गए हैं, बट आपने क्योंकि आगे देख लेना है उस हिसाब से आपने टिक करने हैं।
सो आपके जो राइट आंसर है वो आपकी थ्योरी ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने टू फैक्टर थ्योरी की बात की है, ठीक है, टू फैक्टर ऑफ थ्योरी, या आप कह सकते हैं थ्योरी ऑफ टू फैक्टर्स। इस हिसाब से तो इन्होंने इंटेलिजेंस की बात, जिसमें उन्होंने जी फैक्टर और एस फैक्टर की बात की, जिस जी फैक्टर में आपके जर्नल फैक्टर आ गए और एस फैक्टर में आपके स्पेसिफिक फैक्टर्स आ गए। ओके, नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड अमंग चिल्ड्रन थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज, यानी समूह गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में निम्नलिखित में से क्या विकसित होता है। तो जब बच्चे ग्रुप में एक्टिविटीज करते हैं, समूह में गतिविधियां करते हैं, तो बच्चों में क्या चीज डेवलप होती है। ऑप्शन है द स्पिरिट ऑफ लीडरशिप, यानी नेतृत्व की भावना, कोऑपरेशन यानी आपकी सहयोग, डिसिप्लिन यानी आप कह सकते हैं अनुशासन, या ऑल ऑफ द अबव यानी आपके उपरोक्त में सभी चीजें जो है वो डेवलप होती हैं। जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। ये सब चीजें जो है वो बच्चा जब ग्रुप में एक्टिविटीज करता है तो ये चीजें सब उसमें क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। 13th क्वेश्चन पे आते हैं, अ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड्स IQ विल बी। तो जो मेंटली रिटार्डेड, मानसिक रूप से जो विक्षिप्त बच्चे होते हैं उसका IQ क्या होगा। ऑप्शन है आपके 90 to 110, बिलो 70, 71 to 90, या बिलो 130। तो जो राइट आंसर है, जो मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड होंगे उनका IQ जो होगा वो क्या होगा, बिलो 70, यानी 70 से क्या रहेगा, कम रहेगा। ऑप्शन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय हूम। तो प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था। जो पहली बार आपका इंटेलिजेंस टेस्ट बना था वो किसने डेवलप किया था। मैकडोगल ने किया था, टर्मन ने किया था, बिने ने किया था, या नन ऑफ दीज। तो जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटेलिजेंस का, जहां से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इससे पहले, इसके मतलब पहले मैंने डिस्कस किया था आपका दिसंबर 2020 का मेडिकल का पेपर, उसमें भी सेम यही क्वेश्चन आया था जो रिपीट हुआ था अगस्त से लेके आपका दिसंबर के पेपर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एवरी लर्नर इज यूनिक मीन्स दैट, प्रत्येक शिक्षार्थी जो है वो क्या है, अद्वितीय है। इसका क्या अर्थ है, लर्नर्स डू नीदर हैव एनी कॉमन क्वालिटीज नॉर डू दे हैव शेयर एनी कॉमन गोल्स, यानी शिक्षार्थियों में न तो कोई सामान्य गुण होते हैं, न ही वे समस्या यानी कोई सामान्य लक्षण जो है वो साझा करते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। अ कॉमन करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स इज नॉट पॉसिबल, यानी सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम संभव नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप द पोटेंशियल ऑफ लर्नर्स इन हेट्रोजीनियस क्लास, यानी आप कैसे कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमता विकसित करना असंभव है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ no two learners are alike in their abilities, interest and talents, यानी कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी क्षमताओं, रुचि और प्रतिभा में एक जैसे नहीं होते हैं। तो एवरी लर्नर इज यूनिक, मतलब हम कहते हैं कि हर एक जो व्यक्ति होता है, हर एक जो शिक्षार्थी होता है वो अपने आप में यूनिक होता है। इसका क्या मतलब है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी आप कह सकते हैं कि कोई भी जो दो व्यक्ति हैं, जो शिक्षार्थी हैं, उनमें क्षमताओं में, आप कह सकते हैं रुचियों में और प्रतिभा में एक जैसी नहीं होती है। ऑब्वियसली एक जैसी नहीं होंगी तभी हम उनको यूनिक कहेंगे, अगर एक जैसी होगी तो हम उसको यूनिक कैसे कह सकते हैं। तो आपका जो 15 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल और नेचुरल मोटिव। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जैविक या प्राकृतिक उद्देश्य नहीं है। तो आपने बताना है कि कौन सा बायोलॉजिकल और नेचुरल मोटिव नहीं है। हंगर, थ्रस्ट, हैबिट और स्लीप। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, और जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी हैबिट। हैबिट जो है वो क्या है, आपका बायोलॉजिकल और नेचुरल मोटिव नहीं है। 17th क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू पियाजे फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। तो आपको बताना है कि जो पियाजे की जो कॉग्निटिव लर्निंग की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसमें उनकी फर्स्ट स्टेज कौन सी है। तो आपको ऑप्शंस में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज या आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, और जो पियाजे की फर्स्ट जो आप कह सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज है वो है आपकी सेंसरी मोटर
स्टेज। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पे है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड पे है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फोर्थ पे आपकी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो सेंसरी मोटर संवेदी चरण जो है वो क्या है, पियाजे का कि जो फर्स्ट स्टेज है वो डेवलपमेंट की उसको कहा जाता है। तो इसमें मैं एज आपको बता दूं 0 to 2 years। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट स्टेज की बात करूं तो ये रहेगी आपकी 2 to 7, थर्ड स्टेज रहेगी 7 to आप कह सकते हैं 12 और ये 12 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ये आपकी स्टेजेस हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको देखने को मिलता है, तो आपने ये नोट डाउन कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सीडीपी में। चाहे आप सीडीपी में किसी भी टीचिंग एग्जाम में चले जाएं, टीचिंग रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा, उन सब में अगर सीडीपी का सिलेबस रहता है तो पियाजे से क्वेश्चन आपको हर बार मिलेगा। और जब भी हम एचपी टेट या सी टेट के बारे में पढ़ते हैं तो पियाजे से हर बार 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं, 3 नहीं भी रहे तो 2 क्वेश्चंस तो रहते ही हैं। और मान लीजिए कई बार 2 भी नहीं आए तो 1 क्वेश्चंस तो आएगा, इसलिए आपने इसको अच्छे से समझ लेना है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय, तो जो आप सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उसको बढ़ावा दिया जाता है, किसने उसको प्रमोट किया है? ऑप्शन है आपके गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट जो थे, पावलोव ने किया, जीन पियाजे ने किया, आपकी वाइगोस्की ने किया। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट जो है उन्होंने क्या किया, इसको प्रमोट किया है। अब आपने मुझे बताना है कि किसने इस थ्योरी के बारे में बताया है। तो पावलोव की कौन सी थ्योरी थी? पावलोव ने अपनी थ्योरी दी थी आपकी क्लासिकल, पावलोव ने थ्योरी दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, जीन पियाजे की थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, वाइगोस्की ने दी थी साइकोसोशल आप कह सकते हैं सोशियो कल्चरल। ठीक है, तो वाइगोस्की ने दी थी आपकी सोशियो कल्चरल थ्योरी, जीन पियाजे ने दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, पावलोव ने दी थी आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो अब आपने बताया थी कि इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है वो किसने प्रमोट की थी? गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट ने। तो जो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है वो दी किसने है? तो वो दी है आपकी कोहलर ने। ठीक है, कई बार यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो जो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है उसका एक्सपेरिमेंट किस पे हुआ था, क्या उसके रिजल्ट्स रहे थे, तो ये सब मैं आपको बताऊंगी जब हम इसको डिटेल में करेंगे। 19th क्वेश्चन है, लर्निंग डिसेबिलिटीज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स आर कॉल्ड, जो गणित से संबंधित सीखने की अक्षमताओं को कहा जाता है, जो गणित से संबंधित अक्षमताएं हैं उनको क्या कहा जाता है? मैंने आपको कहा था कि जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी है वहां से आपको क्वेश्चंस देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं, बहुत ज्यादा इन द सेंस कि हर बार पेपर में देखने को मिलेंगे। लाइक हम एचपी टेट की सीडीपी को पढ़ते हैं, ठीक है, तो एचपी टेट की सीडीपी 4 पेपर्स में आती है, लाइक आपकी जेबीटी में होगी, नेक्स्ट आपकी नॉन मेडिकल में हो गई, नेक्स्ट आपकी मेडिकल में हो गई और लास्ट आपकी होगी आर्ट्स में। ठीक है, इन 4 में हम सीडीपी को देखते हैं जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस रहते हैं और आपके 30 ही उसमें मार्क्स रहते हैं, राइट। तो जो लर्निंग डिफिकल्टीज के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, तो ये जो 4 पेपर होंगे लाइक अलग अलग डेज में होंगे, अलग अलग शिफ्ट्स में होंगे, तो चारों में आपकी लर्निंग डिफिकल्टीज से क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा नहीं है कि एक पेपर में आया दूसरे में नहीं पूछा, नहीं, लर्निंग डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप जिस भी एग्जाम में जाएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन का सेक्शन रहेगा, इंक्लूसिव सीडीपी साइकोलॉजी का सेक्शन रहेगा, उसमें लर्निंग डिफिकल्टी से क्वेश्चन आएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। आपको डिसलेक्सिया से पूछा जा सकता है, डिस्कैल्कुलिया से पूछ सकते हैं, डिस्ग्राफिया से पूछ सकते हैं, या डिस्फ्रेजिया से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो है लर्निंग डिफिकल्टीज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स आर कॉल्ड, जो मैथमेटिक्स से जिन स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में लर्निंग डिफिकल्टीज होती है उनको क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया कहा जाता है, डिस्कैल्कुलिया कहा जाता है, डिस्ग्राफिया कहा जाता है, डिस्फ्रेजिया कहा जाता है। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डिस्कैल्कुलिया यानी
मैं आपको एक ट्रिक से डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलेशन से आप इसको समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स में भी जैसे हम कैलकुलेशंस करते हैं उस हिसाब से डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलेशन से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी की भी मैं आपको शॉर्ट टर्म बताऊंगी, बट जब हम इसको डिटेल में करेंगे तब बताऊंगी, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है। जो मैथमेटिक्स में जिन स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है उनको कहा जाता है डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलेशन से आप इसको याद कर सकते हैं। 20th क्वेश्चन पे आते हैं। Who created the concept kindergarten? जो kindergarten की जो अवधारणा है वो किसने बनाई? मोंटेंसरी, डीवी, रूसो या फ्रैबल? ये आपके ऑप्शंस हैं। मोंटेंसरी भी आपका एक क्या है, मेथड है, ठीक है, जो आप किंडरगार्टन में यूज कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए, जहां जिनमें आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आपकी प्ले एक्टिविटीज होगी, ग्राउंडेड एक्टिविटीज होगी, गेम्स होगी, ये सब जबकि मोंटेंसरी है उस मेथड में आ जाता है, तो ये आपका कट हो जाता है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हु क्रिएटेड द कंसेप्ट ऑफ किंडरगार्टन? तो किंडरगार्टन का जो कंसेप्ट है वो दिया है आपके फ्रैबल ने, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आपने ये अच्छे से पढ़ लेनी है। 21st क्वेश्चन है असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स अकाउंट ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी सीखने के लिए मूल्यांकन में निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाता है सिवाय किसके अलावा बाकी चीजों को हम रखते हैं किसमें, असेसमेंट फॉर लर्निंग में। इसमें दो होती है, एक होती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी किसी और वीडियो में। मैं आपको इससे जो क्वेश्चंस आए हैं इससे रिलेटेड वो बताऊंगी और इससे कंसेप्ट को बताऊंगी कि क्या असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है और क्या असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनते हैं। ओके, सो ऑप्शंस है नीड्स फॉर स्टूडेंट्स, मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स, लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स या स्ट्रेंथ्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में किसको काउंट नहीं किया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी इन चीजों को किस में काउंट किया जाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर यूज्ड ऑडियो विजुअल एंड एक्टिविटीज इन हर टीचर बिकम, एक शिक्षिका अपने शिक्षण के दृश्य, श्रव्य और गतिविधियों का उपयोग करती है, तो क्योंकि वे प्रोवाइड रिलीफ टू टीचर्स। तो जब वो टीचर यूज करती है तो किस लिए करती है, क्योंकि प्रोवाइड रिलीफ टू टीचर, टीचर को क्या होता है, टीचर को राहत प्रदान होती है। फैसिलिटेट्स इफेक्टिव असेसमेंट, यानी प्रभावी मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है। प्रोवाइड डाइवर्जन, आप कह सकते हैं लर्नर्स, तो जो शिक्षार्थियों को एक मोड प्रदान करता है। यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स टू एनहांस लर्निंग, यानी आप अधिकतम संख्या का उपयोग करें छात्रों को सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, यानी आप कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उनकी लर्निंग के लिए बच्चे की लर्निंग इनहांस हो सके, इसलिए यूज किया जाता है क्या, ऑडियो विजुअल, और आप कह सकते हैं ऑडियो विजुअल एड्स और एक्टिविटीज। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू एनहांस लर्निंग की। जब भी हम ऑडियो विजुअल एड यूज करते हैं कोई एक्टिविटीज के साथ, तो वो किस लिए होता है कि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उनकी लर्निंग के लिए प्रोत्साहित कर सकें। 23rd क्वेश्चन है वेयर वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी सेटअप, यानी मनोवैज्ञानिक प्रायोगिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित थी, तो बर्लिन में की गई थी, बोस्टन में की गई थी, इंडिया में की गई थी, या फिर लिप्जिंग या जर्मनी में की गई थी। तो आपका जो राइट आंसर है, जो सबसे पहली हमारी साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी बनी है वो हमारी बनी है लिप्जिंग जर्मनी में। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसके बाद, तो आपको इसको अच्छे से करना है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं जब भी हम लैब्स के बारे में पढ़ते हैं, इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ते हैं, आईक्यू के बारे में पढ़ते हैं, उसके फॉर्मूला के बारे में पढ़ते हैं, किसने वो फॉर्मूला दिया, कौन इसके फादर हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन भी एक उसमें एड ऑन हो जाता है, तो आपने इसको भी नोट डाउन कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ चुका है इसके बाद वाले पेपर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवर फेवरेबल ओपिनियन ऑन सेल्फ इज कॉल्ड, हमारी अनुकूल राय स्वयं कहलाती है, तो क्या कहलाती है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ मॉनिटरिंग या सेल्फ एफिशिएंसी, तो क्या कहलाता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सेल्फ एस्टीम। आत्मसम्मान जो है वो आपकी क्या हो जाएगा, हमारी जो स्वयं के लिए हमारी राय रहती है, अनुकूल राय रहती है, उसको क्या कहा जाता है, आत्मसम्मान कहलाती है।
25th क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो हमें तंत्रिका तंत्र है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपके डेंड्राइट है, सेल बॉडी है, एक्सोन है, आपकी न्यूरॉन है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका न्यूरॉन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, नर्वस सिस्टम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one is correct stage for industry versus inferiority in Erickson's psychosocial theory। जो एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी है उसमें इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी है, वो कौन सी स्टेज में रहती है, कौन सी बच्चे की जो एज रहती है उस स्टेज में रहती है, 2 ईयर्स पे, 6 to 12 ईयर्स, 13 to 18 ईयर्स या आपका 3 to 5 ईयर्स। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 16 to 12 ईयर्स में क्या रहती है, एरिक्सन की जो साइकोसोशल थ्योरी है उसमें जो इंफीरियरिटी वर्सेस आपकी क्या कहते हैं इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी वो रहती है आपकी 16 to 12 एज में, इस स्टेज पे ये रहती है। 27th क्वेश्चन है, व्हाट इज कंडीशन स्टिमुलस इन पावलोव कंडीशनिंग थ्योरी। पावलोव ने अपनी कंडीशनिंग थ्योरी दी है, उसमें कंडीशन जो स्टिमुलस है किसको कहा गया है, कंडीशन स्टिमुलस। तो आप बेल को, फूड को, सेल्वेशन को या आपके नन ऑफ दिस। तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी बेल को क्या कहा गया है, कंडीशन स्टिमुलस। किसमें, जो पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद ये क्वेश्चंस रिपीट हुए, हर बार रिपीट हुए। Whose component is encoding। encoding किसका घटक है, मोटिवेशन का है, लर्निंग का है, मेमोरी का है, इंटरेस्ट का है। तो आपकी जो इनकोडिंग है वो कंपोनेंट है आपका मेमोरी का, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस। किसने कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल आपके इसमें इंटेलिजेंस का कंसेप्ट दिया था, तो वो है आपके थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, स्टर्न ने, आपके टर्मन ने। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी थॉर्नडाइक ने ये जो कंसेप्ट दिया, कौन सा कंसेप्ट, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस। तो ये दिया था आपके थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30th क्वेश्चन है, which of the following is responsible for transmission of different capabilities of human being। यानी निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की विभिन्न क्षमताओं के संचरण के लिए जिम्मेदार है, सेल, जीन, क्रोमोसोम या इन्वायरमेंट, या आपके ऑप्शंस हैं। और जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका जीन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और इससे पहले वाली वीडियोस में हमने आपके 2023 में जो आपका एचपी टेट का पेपर होता है वो भी डिस्कस कर लिए हैं, 2022 में 2 बार पेपर हुए वो भी डिस्कस कर लिए हैं, 2021 में 2 बार पेपर हुए वो भी डिस्कस कर लिए हैं, 2020 में 2 बार पेपर हुए जो अभी हमने स्टार्ट किए हैं। दिसंबर का एक पेपर हो चुका है, आज डिस्कस किया हमने अगस्त का पेपर। इसके बाद और पेपर्स को डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी है, इस वीडियो के बाद बाकी वीडियोस को भी देखें ताकि आपको पता चल जाए क्वेश्चन किस तरह रिपीट होते हैं और कौन सी इसमें थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। सो ये थी आज की वीडियो। तो एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स एचपीटीजीटी कमीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका नॉन मेडिकल का एग्जाम है, तो आपके लिए आपका सेकंड ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है जो आपका 28 सितंबर से स्टार्ट होगा। सो जो भी स्टूडेंट्स ये बैच लेना चाहते हैं वो निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिया है आप इस पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं, अपना बैच परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा दूसरा बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है टीजीटी आर्ट्स का बैच स्टार्ट हो रहा है, टीजीटी कमीशन का। ठीक है, ये आपका 5th ऑनलाइन बैच रहेगा। इससे पहले आपके 4 ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं। 5th बैच जो है वो आपका 28 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। सो जो भी स्टूडेंट्स ये बैच लेना चाहते हैं वो प्ले स्टोर पर जाके निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना बैच परचेज कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनको भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है वो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं और अपना बैच परचेज कर सकते हैं। सो ये हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने जो मैंने आपको एक एक ऑप्शन करवाया, बाकी 3 ऑप्शंस भी आपने खुद से करने हैं, उनको समझना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो उन्हीं ऑप्शन से बनते हैं, घूम फिर के वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, वही सिलेबस है, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। तो आपने समझ के करने हैं। मिलेंगे बहुत ही जल्द आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।